नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये जो प्रश्न है वो कोशिका और कोशिका अंगों से संबंधित है। इनमें से कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पूर्व के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके आने की हमेशा संभावना रहती है। तो उन्हीं दो प्रकार के क्वेश्चनों को मैंने शामिल किया है। ठीक है, एक तो जो प्रश्न आ चुके हैं पूर्व के एग्जाम्स में और एक जिनके आने की पूरी संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो वो प्रश्न कौन कौन से हैं देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है लवक, ऑप्शन बी में है तारकाय, ऑप्शन सी में है सूक्ष्म नलिकाएं, ऑप्शन डी में है लाइसोसोम। तो इनमें से कौन सा कोशिकांग है वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, उसकी हमें पहचान करनी है। तो ऑप्शन ए में है लवक। लवक तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके ल्यूकोप्लास्ट, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अपन हरितलवक भी कहते हैं। तीनों प्रकार के जो लवक होते हैं वो पादपों में पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे संग्रह का कार्य है या जैसे हरितलवक है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये जो हम छोटी क्लासों से ही जानते हैं कि जो लवक है वो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में लवकों का अभाव होता है। ठीक है, क्योंकि जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण वगैरह वो पादप कोशिकाओं में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए में है लवक, ऑप्शन बी में है तारकाय, ऑप्शन सी में है सूक्ष्म नलिकाएं, ऑप्शन डी में है लाइसोसोम। तो दोस्तों, कौन सा कोशिकांग है वो पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में जो लवक दिया हुआ है, लवक तो पादप कोशिकाओं में होते हैं। इसके अलावा तारकाय दिया हुआ है दूसरे ऑप्शन में। तो तारकाय जो है वो सामान्यतः पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में जब कोशिका विभाजन की अवस्था में पहुंचती है तो उस समय तारकाय है वो प्रकट होता है या बनता है, क्योंकि इसका जो कार्य होता है वो तर्कु तंतुओं का निर्माण करना होता है। तो यह कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिकाओं में प्रकट होता है। बाकी सामान्य अवस्था में पादप कोशिकाओं में तारकाय नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म नलिकाएं और लाइसोसोम है वो भी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कोशिकांग को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ऑप्शन ए में है राइबोसोम, ऑप्शन बी में है तारकाय, ऑप्शन सी में है सेंट्रोसोम और ऑप्शन डी में है लाइसोसोम। तो प्रोटीन फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहते हैं। हमने कोशिकांगों को अलग अलग क्लासों में डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, और उनमें हमने पढ़ा था कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। 70S और 80S दो प्रकार का राइबोसोम होता है। ठीक है, और दोनों प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करते हैं, इसलिए राइबोसोम जो होते हैं उनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए राइबोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित राइबोसोम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में है 70S, ऑप्शन बी में है 80S, ऑप्शन सी में है 50S और ऑप्शन डी में है 60S। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित राइबोसोम होता है, मतलब राइबोसोम का कौन सा प्रकार है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो हमने राइबोसोम के प्रकार पढ़े थे राइबोसोम वाले क्लास के अंदर, और उसमें मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और जो हरितलवक होते हैं क्लोरोप्लास्ट उनमें भी 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि 80S प्रकार का राइबोसोम केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S राइबोसोम है वो नहीं पाया जाता है। तो 70S प्रकार का राइबोसोम है वो आपको कोशिका में कहाँ मिलेगा, एक तो मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और एक मिलेगा क्लोरोप्लास्ट मतलब हरितलवक के अंदर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 70S। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है,
राइबोसोम, ऑप्शन बी में है परऑक्सीसोम, ये परऑक्सीसोम है, ऑप्शन सी में है लाइसोसोम और ऑप्शन डी में है ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है, तो इन 4 कोशिकांगों में से अपने को उस कोशिकांग को पहचानना है जिसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। तो जब मैंने आपको लाइसोसोम पढ़ाया था, क्या लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें जल अपघटनकारी अर्थात हाइड्रोलेज प्रकृति के एंजाइम होते हैं जो भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन करने का कार्य करते हैं। लेकिन यदि किसी त्रुटिवश या उपापचय क्रियाओं में कोई गड़बड़ हो जाती है तो लाइसोसोम में उपस्थित ये जो जल अपघटनकारी एंजाइम होते हैं वो संपूर्ण कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं और उसी कोशिका का ये लयन कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, जिसमें ये पाए जाते हैं। इसकी वजह से कोशिका है वो नष्ट हो जाती है। तो ये अपनी खुद की ही कोशिका को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, इसलिए इनको आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है कोशिका की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण किससे होता है। तो कोशिका विभाजन के बारे में हमने पढ़ा कि कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों को अलग अलग करने का कार्य करने के लिए तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है, धागेनुमा संरचनाओं का निर्माण होता है और इन धागेनुमा संरचनाओं का निर्माण है वो तारक काय द्वारा किया जाता है जिसको अपन सेंट्रोसोम बोलते हैं। पर एक्चुअल में जो ये तर्कु तंतु होते हैं वो बने किसके होते हैं, वो बने होते हैं आपके सूक्ष्म नलिकाओं के। किसके बने होते हैं, सूक्ष्म नलिकाओं के ये तर्कु तंतु बने होते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः इनका जो निर्माण है वो सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा होता है। तो अब देखते हैं अपन ऑप्शन में सूक्ष्म नलिका कहाँ पर मिलेगा अपने को। ऑप्शन ए में है स्पेरोसोम्स, ऑप्शन बी में है परऑक्सीसोम, ऑप्शन सी में है सूक्ष्म नलिकाएं और ऑप्शन डी में है ग्लाइऑक्सीसोम। तो इसमें जो आंसर है सी वो राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें सूक्ष्म नलिकाएं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्तिका में पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कोशिका रस, बी है कोशिका द्रव्य, सी है रिक्तिका रस और डी है रिक्तिका द्रव्य। तो रिक्तिका में पाए जाने वाले तरल या द्रव्य पदार्थ को कोशिका रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका रस कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें खाद्य रस धानी पाई जाती है। तो रस धानियों के 4 प्रमुख प्रकार मैंने आपको बताए थे और अलग अलग जीव में ये रस धानियाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इनमें से खाद्य रसधानी है वो किस में पाई जाती है उसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन दे रखा ए पादप, बी है जीवाणु, सी है अमीबा और डी है कवक। तो खाद्य रसधानी है वो किस में पाई जाती है, अमीबा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, अमीबा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका की खोज किसने की थी। ठीक है, तो रिक्तिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन 4 है, उनमें वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं, अपने को सही आंसर देखना है। ऑप्शन ए में है डीड्यू, ऑप्शन बी में है डुजार्डिन, ऑप्शन सी में है कैमिलियो गाल्जी और ऑप्शन डी है उसमें है कीथ पोर्टर। तो दोस्तों कीथ पोर्टर की बात करें तो उन्होंने किसकी खोज की थी, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी। कैमिलियो गाल्जी है, इन्होंने गाल्जिकाय की खोज की थी। ठीक है, और ऑप्शन बी है डुजार्डिन। तो डुजार्डिन ने ही पादपों में रिक्तिका की खोज की थी। किसने, रिक्तिका की खोज डुजार्डिन ने ही की थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी डुजार्डिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में है लाइसोसोम, बी में है गाल्जिकाई, सी में है अंतःप्रद्रवी जालिका और डी में है राइबोसोम। तो शुक्राणु की जब संरचना अपन पढ़ते हैं या आपने देखा होगा शुक्राणु के बारे में, तो शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना होती है। उस टोपीनुमा संरचना को कहा जाता है एक्रोसोम और इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो अंडाणु को भेदने में शुक्राणु की सहायता करते हैं। तो इस एक्रोसोम का निर्माण है वो किससे होता है उसके बारे में अपने को प्रश्न में बताना है। तो कौन सा कोशिकांग है जो एक्रोसोम का निर्माण करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। गाल्जिकाई जो है वो शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का
कंकाल कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसको कोशिका का कंकाल कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए में दिया हुआ है लाइसोसोम, बी में दिया हुआ है गाल्जिकाई, सी में है अंतर्प्रद्रवी जालिका और डी में है केंद्रक। तो कोशिका अंगों के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें बताया था मैंने आपको कि जो अंतर्प्रद्रवी जालिका है वो केंद्रक से लगाकर कोशिका झिल्ली तक एक जाल समान संरचना के रूप में फैली रहती है और विभिन्न प्रकार के पदार्थों के परिवहन वगैरह में सहायता करती है। इसके अलावा ये खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है। खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका वसा है, इस प्रकार के पदार्थों का संग्रहण करने का कार्य करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने उसके अंदर बताया था, किसमें? अंतर्प्रद्रवी जालिका के अंतर्गत। ठीक है, तो कोशिका के कंकाल का निर्माण करने का जो कार्य है वो अंतर्प्रद्रवी जालिका ही करती है, क्योंकि ये केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली के मध्य तक पाई जाती है और कोशिका के कंकाल का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्प्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है कीथ पोर्टर, बी में है अल्टमान, सी में है रॉबर्ट ब्राउन और डी में है डिड्यू। ठीक है, तो अंतर्प्रद्रवी जालिका की जो खोज है वो कीथ पोर्टर ने की थी। किसने की थी? कीथ पोर्टर ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कोशिकांग में स्वयं की प्रतिकृति बनाने की क्षमता होती है? ठीक है, मतलब अपनी खुद की प्रतिलिपि बनाने की क्षमता होती है। प्रतिलिपि का मतलब है कि अपने जैसा ही दूसरा कोशिका अंग बनाने की क्षमता होती है, अपनी खुद की एक और प्रतिकृति बना लेता है। तो ऐसी क्षमता किस कोशिकांग में पाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में है हरित लवक, ऑप्शन सी में है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी में है लाइसोसोम। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक जब हमने पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि इनमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दो ऐसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं जिनमें केंद्रक के अलावा खुद का अलग से आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए पाया जाता है और इस डीएनए पाए जाने के कारण ही, मतलब डीएनए की उपस्थिति के कारण ही ये अपनी खुद की प्रतिलिपि बनाने में सक्षम होते हैं। आगे बात समझ में? तो कोशिका विभाजन के समय ये क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक अपनी प्रतिलिपियां खुद बना लेते हैं। ठीक है, और अलग अलग कोशिकाओं में चले जाते हैं। तो ये क्षमता केवल माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में ही होती है, बाकी किसी भी कोशिकांग में नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहा जाता है? ठीक है, तो अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग किस कोशिकांग को कहते हैं? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में है तारककाय, ऑप्शन सी में है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी में है लाइसोसोम। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर अपना खुद का स्वयं का डीएनए पाया जाता है जिसके कारण ये अपनी खुद की प्रतिकृति बनाने में सक्षम है। आगे बात समझ में? ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है। लेकिन ये जो खुद की जो प्रतिकृति बनाने की क्षमता है वो कोशिका के अंदर रहते हुए ही पाई जाती है। यदि आप माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका से बाहर निकाल दोगे तो उसके पश्चात ये अपनी खुद की प्रतिकृति नहीं बना सकता है, मतलब ये स्वतंत्र रहते हुए अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम नहीं होता है। ये जो प्रतिकृति बनाने की क्षमता है वो कोशिका द्रव्य में रहते हुए ही होती है। ठीक है, इसलिए इसको अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम सब जानते हैं कि पादपों में होती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी अन्य प्रकार के शैवाल वगैरह है और भी जो जंतु है जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है कौन से कोशिकांग में होती है? तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी में है सेंट्रोसोम और ऑप्शन डी में है लाइसोसोम। तो ये तो अपन शुरुआत से ही जानते हैं, छोटी क्लासों से ही जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट, जिसको अपन हिंदी में हरितलवक कहते हैं, तो हरितलवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया
वो कहाँ पर होती है। ध्यान रखना दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है उसको दो चरणों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी को बोलते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया या ब्लैकमैन अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहाँ पर संपन्न होती है उसको अपने को बताना है। और अपन वैसे जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर होती है तो उसको देखते हैं। ऑप्शन ए में है हरित लवक के ग्रेना भाग में, ऑप्शन बी में है हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में, ऑप्शन सी में है माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रोमा में, और ऑप्शन डी में है माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित ऑक्सीसोम में। ठीक है, ऑक्सीसोम नहीं है, ये ऑक्सीसोम है। ठीक है, तो हरितलवक की संरचना हमने जब पढ़ी थी जिसको अपन क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, तो हरितलवक या जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी संरचना विथ डायग्राम हमने पढ़ी थी। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हरितलवक में जो ग्रेना भाग होते हैं, ग्रेना भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, और प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया वो हरितलवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हरितलवक के ग्रेना भाग में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस कोशिकांग में क्वांटासोम पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में है हरितलवक, ऑप्शन सी में है केंद्रक और ऑप्शन डी में है राइबोसोम। तो इनमें से क्वांटासोम, क्वांटासोम क्या होता है ये हमने पढ़ा था कि जब हरितलवक हमने पढ़ा था तो वहाँ पर बताया था कि जो आपके ग्रेना होते हैं, ठीक है, और ग्रेना बनते हैं थाइलेकोइड से। थाइलेकोइड की जो आंतरिक झिल्ली होती है उस पर कण समान संरचना पाई जाती है जिनको क्वांटासोम कहते हैं, और क्वांटासोम के अंदर प्रकाश संश्लेषण से संबंधित वर्णक अणु पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ हमने हरितलवक वाले भाग में हमने पढ़ा था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि क्वांटासोम जो है वो आपके हरितलवक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हरितलवक में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कोशिकांग में ऑक्सीसोम या F1 कण पाए जाते हैं? ठीक है, तो ऑक्सीसोम को F1 कण भी कहा जाता है। तो ये कौन से कोशिकांग में पाए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है हरितलवक, सी है केंद्रक और डी है राइबोसोम। तो जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली होती है वो अंगुलीनुमा प्रवर्ध युक्त होती है। इन अंगुलीनुमा प्रवर्धों को क्रिस्टी कहते हैं, और इन क्रिस्टी के ऊपर टेनिस के रैकेट के समान या बल्ब के समान कण पाए जाते हैं। उन्हीं कणों को अपन बोलते हैं ऑक्सीसोम या F1 कण, और इनमें श्वसन संबंधी जो वर्णक है वो पाए जाते हैं, है ना। श्वसन संबंधी वर्णक है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम या F1 कणों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्णक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? ठीक है, तो पत्तियों का रंग हरा होता है ये हम सब जानते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न तो छोटी क्लासों का ही है। तो बताना है अपने को कौन सा वर्णक है वो पत्तियों में पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग हरा होता है। अपने को पता है कि जो हरितलवक होता है, हरितलवक के कारण हरा रंग होता है, लेकिन हरितलवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए में है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी में है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी में है फाइकोइरिथ्रिन और ऑप्शन डी में है हिमोसाइनिन। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ हीमोग्लोबिन, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन तो हमारे ब्लड में पाया जाता है, और आरबीसी जो होती है ना ब्लड की आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड होता है या जो खून होता है उसका रंग होता है लाल। ठीक है, जबकि जो क्लोरोफिल है वो पाया जाता है पत्तियों में, और क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक होता है जिसको अपन हिंदी में पर्णहरित भी कहते हैं। इसी के कारण पत्तियों का रंग है वो हरा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोफिल। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं? ठीक है, तो उस कोशिकांग का नाम बताना जिसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। शक्ति गृह कह सकते हैं, पावर हाउस कह सकते हैं, या बिजली घर कह सकते हैं। तो तीनों नाम उसी के हैं। ठीक है, शक्ति गृह, पावर हाउस और बिजली घर। तो ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में है क्लोरोप्लास्ट, सी में है राइबोसोम और डी में है आपके केंद्रक। तो आप सब जानते हो इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको अपन कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं।
अब ये तो अपन सब जानते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये कारण पता हमें होना चाहिए। तो इसका कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है। एटीपी का निर्माण, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे शरीर की समस्त क्रियाओं के लिए ऊर्जा स्रोत का काम करती है। कौन? एटीपी। हमारे शरीर की समस्त जो जैविक क्रियाएं हैं जिनके कारण अपन जीवित रहते हैं, तो उन सभी जैविक क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान है वो एटीपी के द्वारा किया जाता है ना। एटीपी ऊर्जा मुद्रा होती है कोशिका की, है ना। तो इसलिए ये एटीपी है वो किस में बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट। अगला प्रश्न है, जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जो जीवद्रव्य होता है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो द्रव्य है, उसको अपन क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ होता है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है डीएनए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जीवद्रव्य के अंदर सर्वाधिक मात्रा में वो पाया जाता है आपके जल। 90% से भी अधिक मात्रा में जीवद्रव्य में क्या होता है? जल होता है, क्योंकि समस्त जैविक क्रियाएं जलीय माध्यम में ही होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा है? ठीक है, तो जीवद्रव्य जब हमने पढ़ा था तो इसकी सारी जानकारी उस क्लास में आपको दी थी। जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहने वाले कौन थे? ऑप्शन ए है रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी है हेक्सले और ऑप्शन डी में है सिम्पर। तो जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव्य को कहने वाले कौन थे? वो थे अपने हेक्सले, है ना। हेक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका झिल्ली होती है। ऑप्शन ए है पारगम्य, ऑप्शन बी में है अपारगम्य, ऑप्शन सी में है अर्धपारगम्य और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो पारगम्यता के आधार पर मैंने आपको बताया था कि जो झिल्लियाँ होती है वो 3 प्रकार की होती है, पारगम्य, अपारगम्य और अर्धपारगम्य। ठीक है, इन सब की परिभाषाएं भी वह बताई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धपारगम्य, क्योंकि कोशिका झिल्ली है वो एक अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन ए में है सजीव, ऑप्शन बी में है निर्जीव, ऑप्शन सी में है सजीव एवं कभी कभी निर्जीव और ऑप्शन डी में है निर्जीव एवं कभी कभी सजीव। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली जब पढ़ाया था मैंने आपको क्लास में, तो उस क्लास में बताया था कि जो कोशिका झिल्ली है वो एक सजीव झिल्ली है, जबकि कोशिका भित्ति होती है वो एक निर्जीव झिल्ली होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, निर्जीव। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसका आविष्कार किसने किया था? एक तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी होती है और एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी में है स्लाइडेन एवं स्वान, ऑप्शन सी में है वॉटसन एवं क्रिक और ऑप्शन डी में है नॉल एवं रस्का। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज है वो की थी नॉल एवं रस्का ने 1932 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। ऑप्शन ए है नीलहरित शैवाल, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है माइकोप्लाज्मा। तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन होता है? कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत कहता है कि चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, सभी जीव है वो कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बने होते हैं। लेकिन आपको पता है, हमने पढ़ा था कि वायरस होता है वो न तो कोशिका होती है, मतलब न तो वो सजीव होता है न ही वो निर्जीव होता है। वायरस जब किसी जीव में प्रवेश करते हैं तब वहाँ जाके सजीवता के लक्षण प्रकट करते हैं, और जब तक बाह्य वातावरण में रहता है तब तक वो निर्जीव रहता है। मतलब वायरस है वो सजीवों और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी होता है, और ये कोशिकाएं नहीं होती है। मतलब ये कोशिका सिद्धांत के क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वायरस। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, यह कथन किसका है? तो ये कोशिका सिद्धांत के संबंध में दिए गए कथन थे। ठीक है, तो नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ये जो स्टेटमेंट है वो दिया था रुडोल्फ विर्चोव ने। किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चोव ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका की संरचना एवं संगठन के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए है बायोलॉजी,
ऑप्शन बी में है साइटोलॉजी, ऑप्शन सी में है जेनेटिक्स और ऑप्शन डी में है एनाटॉमी। तो कोशिका की संरचना और संगठन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको अपन कोशिका विज्ञान या बोलते हैं साइटोलॉजी, है ना। मतलब विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की संरचना, उनका संगठन वगैरह, इनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी साइटोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों के अंतःग्रहण को कहते हैं, है ना। मतलब कोशिका झिल्ली के द्वारा पदार्थों को जो ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है एक्सोसाइटोसिस, ऑप्शन बी में है एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन सी में है फेगोसाइटोसिस और ऑप्शन डी में है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो दोस्तों कोशिका झिल्ली द्वारा विभिन्न पदार्थों को अंदर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको अपन बोलता है एंडोसाइटोसिस। क्या बोलता है? एंडोसाइटोसिस बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है कोशिका भित्ति के निर्माण में जो पदार्थ सर्वाधिक पाया जाता है वह है, मतलब कोशिका भित्ति में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है उसका अपने को नाम बताना है। ऑप्शन ए में है प्रोटीन, बी में है लिपिड, सी में है कार्बोहाइड्रेट और डी में है न्यूक्लिक अम्ल। तो कोशिका भित्ति है, जैसा आपने पढ़ा होगा कि पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अब आप सोचोगे कि यहाँ सेल्यूलोज का तो ऑप्शन ही नहीं आया हुआ है। तो सेल्यूलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट किसी एक यौगिक का नाम नहीं होता है, ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट किसी एक यौगिक का नाम नहीं होता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, है ना, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के ये विभिन्न प्रकार है। ठीक है, तो हमें पता है कि पादपों की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा भी कोशिका भित्ति में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्लास में या इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।